गुड मॉर्निंग। बीपीएससी 66 इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जानी चाहिए कल के 8 मई के पीटी के एग्जाम के बाद, उसी से संबंधित चर्चा के लिए आपके बीच में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आया हूं। हम लोगों ने आस्था आईएएस में 8 मई के एग्जाम के पहले बीपीएससी 66 के इंटरव्यू का एक फेज पूरा कर लिया था और मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो कि बीपीएससी 67 के पीटी के एग्जाम के लिए एग्जाम की तैयारी के साथ आस्था आईएएस के साथ जुड़ करके जो क्लासेस चले, जो मॉक इंटरव्यू हुआ, जो पर्सनल इंटरेक्शन यहाँ पे हम लोग एक सामने सामने बैठ के जो भी स्ट्रैटेजी को डिस्कस किए, वो कल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद वो एक तरह से कहा जाए तो सही साबित हुआ। कल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का मतलब ये हुआ कि अपने बीपीएससी 66 के इंटरव्यू की तैयारी में से जो प्रेसियस टाइम था, उस प्रेसियस टाइम को आपने निकाल करके 67 का पीटी की तैयारी किया। आप दिल्ली से या देश के विभिन्न भागों से आप पटना गए, अपने अपने सेंटर पे गए, एग्जाम दिया, इतना कष्ट आपने झेला, इतना प्रेसियस टाइम आपने लगाया और वो एग्जाम कैंसिल हो गया। खैर, जो हुआ सो हुआ, जो बीती को विसार करके अब आगे के लिए। और इस बीपीएससी 66 में दो पार्ट, एक पार्ट में ऐसे लोग जो कि 8 मई के पहले अपने बायोडेटा के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन को एक एडवांस लेवल तक पहुंचा चुके हैं। मॉक इंटरव्यू के माध्यम से उनको अपने इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा इसकी जानकारी उनको है, उसका सिलेबस एक तरह से क्या पूछा जाएगा उसका सिलेबस उनके पास है, और प्लस उस सिलेबस में मॉक इंटरव्यू के माध्यम से जो उनको पता चला, उनका क्या वे ऑफ एक्सप्रेशन में क्या गड़बड़ी है, बॉडी लैंग्वेज में क्या गड़बड़ी है, नॉलेज के लेवल पे क्या गड़बड़ी है, ये सारी बातों की जानकारी उनको हो चुकी है। अब उनको अपने रिमेडियल एक्शन के माध्यम से अपनी कमियों को दूर करके और फिर आगे मॉक दे करके और बीपीएससी इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार कर लेना है। जो सेकंड कैटेगरी, जो कि बीपीएससी, हमने बार बार कहा कि बीपीएससी 67 पीटी देने के बाद भी आप मेंस और फिर इसी इंटरव्यू लेवल पे पहुंचेंगे और बीपीएससी 66 ऑलरेडी इंटरव्यू में आप पहुंचे हुए हैं। तो हमने ये कहा था कि 67 के साथ 66 का इंटरव्यू पर भी फोकस किए रखिए। निश्चित रूप से लोगों ने किया होगा, आप लोगों ने किया होगा, लेकिन अब जब 67 पीटी कैंसिल हो गया, अब बीपीएससी 66 इंटरव्यू ही आपके लिए, और तो ऐसी स्थिति में अब आप इस मामले में लकी हैं कि अब 67 को एकदम से भूल करके इक्वल टू बीपीएससी 67 पीटी को एकदम इक्वल टू 0 दिमाग से एकदम उसको खाली कर देना है, क्लीन कर देना है और बीपीएससी 66 इंटरव्यू के लिए जुनून के साथ लग जाना है। और इस जुनून का मतलब ये बार बार मॉक देने से मॉक देना जुनून नहीं होता है। जुनून का मतलब जो आपके बायोडेटा में, जो बीपीएससी में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, बीपीएससी आपका जो इंटरव्यू का सिलेबस बनता है, जो इंटरव्यू का सिलेबस बनता है, जो मॉक इंटरव्यू के माध्यम से या जो क्लासेज हुए उसके माध्यम से जो हम लोगों ने आपके लिए निकाला कि भाई फिर से एक बार मैं वो जो आपका फोकस एरिया होगा, उस फोकस एरिया को एक बार आइडेंटिफाई करता हूं और उसके आधार पे अपना प्रिपरेशन और मॉक इंटरव्यू को आगे बढ़ाइए। और उसमें आस्था आईएएस के द्वारा जो भी आपके लिए हेल्प है, वो सारा हेल्प तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और बीपीएससी 67 के पीटी के कैंसिल होने से उसके मेंस के क्लास के स्टार्ट होने में अब जो विलंब होगा, वो टाइम हम लोग आपके 66 बीपीएससी 66 इंटरव्यू वालों के पीछे
और इंटेंसिटी के साथ उसको देंगे। यहां पर जो इंटरव्यू का पार्ट है, जो फोकस एरिया है, ऐसे लोग जो कि अस्थायी से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बीपीएससी 66 ये जो इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू में जो आपका फोकस एरिया होना चाहिए, जैसे जब आप इंटरव्यू में जाते हैं हम लोगों के सामने मॉक इंटरव्यू के लिए, तो हम लोग सबसे पहले आपका जो एकेडमिक है उसके बारे में पूछते हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड इसके बारे में पूछते हैं। और यहां से 3 बातों की हमें जानकारी मिल जाती है, आप बताते हैं। एक, आपका ग्रेजुएशन से रिलेटेड, इसमें आ जाता है क्या सब्जेक्ट है। अब यहां पे सब्जेक्ट में 2 तरह के लोग होते हैं। एक, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बिहार में, सब जगह ऑनर्स होता है, तो ग्रेजुएशन के नाम पे आप अपना ऑनर्स बता देते हैं, जूलॉजी ऑनर्स है या हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, वो आप बता देते हैं। सब्सिडरी आपको बताने की जरूरत नहीं होती है, अगर जब तक वो पूछते नहीं है। लेकिन कई जगह ऐसा है जहां पे ऑनर्स नहीं होता है, तो वहां पर आप अपनी तरफ से ही 5 सब्जेक्ट, आपको 3 सब्जेक्ट बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको बोर्ड को नहीं पता है कि आपने ऑनर्स और जो सिंपल जो पास कोर्स होता है, आप अपनी तरफ से एक ही जो सबसे अच्छा आपका तैयार है। जैसे मान लीजिए बॉटनी, जूलॉजी है या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का आपके तीनों सब्जेक्ट आपका रहा है, उसमें आपका फिजिक्स अच्छा है, आपका केमिस्ट्री अच्छा, आपका मैथ अच्छा है, जो अच्छा है वो बोलिए। अगर वो पूछते हैं तब, ऐसा नहीं कि अपनी तरह से ही वो तीनों चारों सब्जेक्ट जो कुछ भी आपके रहे हैं वो सबका सब यहां पे बोल जाइए। एक बोलिए, तीनों नहीं बोलिए, चारों नहीं बोलिए, जब तक कि बोर्ड आपसे पूछता नहीं है। ऑनर्स है तो केवल सीधे ऑनर्स बोलिए, सब्सिडी पूछेंगे तो बताइए। जिसका बीटेक है तो उसको तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, उनका तो सिंपल सी बात है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, तो आपको तो बोलने के, आपका तो एक ही होता है, आप तो वो वहां पे बोलिए। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज और साइंस वाले, बीएससी और बीए वाले जो लोग होते हैं, बीकॉम वाले होते हैं, वो कई बार अपनी तरफ से गलती करते हैं और जाकर के वो तीनों चारों सब्जेक्ट एक साथ बोल जाते हैं। वो आपको सिर्फ एक बोलना है जो वो आपका सबसे अच्छा तैयार है, और फिर अगर वो पूछते हैं तो दोबारा बोलिए। तो एक तो हमें ये जानकारी। उसके बाद कोई, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कर रखा है, आपने पीएचडी किया हुआ है, आपने एमटेक किया हुआ है, माने जो भी फर्दर ग्रेजुएशन के ऊपर जो भी, तो उसके बारे में आप, जब आपसे पूछा जाए कि ग्रेजुएशन आपने कब किया, किस सब्जेक्ट किया, उसी दौरान बिना रुके हुए एक सांस में ही आप बता दीजिए कि मैंने ये। अगर मान लीजिए हम लोगों ने केवल ग्रेजुएशन पूछा और आपने पीजी नहीं बताया, तो उनको हो सकता है पता ही न चले कि आपने पीजी किया है कि नहीं किया है। तो आप अपनी तरफ से एक सांस में ही बता दीजिए, वहां से मैंने ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से किया है और मैंने पीजी भी किया है, मैंने पीएचडी भी किया है, मेरा नेट भी क्वालिफाई है। ये अपनी तरीके से बोल दीजिए। अब यहाँ पे एक अप्रोच ये आता था पहले कि सर ये नहीं बताएंगे, उसमें से अगर सब्जेक्ट नहीं बताएंगे तो वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आज के डेट में स्थिति है बीपीएससी की ये कि आप एक डेकोरेटेड आर्मी मैन की तरफ आप वहां पे जा रहे हैं। डेकोरेटेड का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने केवल ग्रेजुएशन किया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, आपने पीएचडी भी किया है, आपने नेट भी किया है, और ये पॉजिटिव है, आप उसकी तैयारी करिए। क्लियर है ये? तो एक इसमें से ये सेकंड पार्ट आता है पीजी प्लस, ठीक है, या प्लस का। और फिर आपका आ जाता है ऑप्शनल, जो भी आपके ऑप्शनल हैं। तो ऑप्शनल के बारे में तो वो अलग से आपसे पूछेंगे ही कि भाई आपका ऑप्शनल क्या है। तो यहाँ पे आपका सिलेबस क्या बन गया, ये फोकस एरिया, एक ग्रेजुएशन का, दूसरा पीजी प्लस का अगर कोई है तो, और नहीं तो ऑप्शनल। तो नहीं तो दो, तो ये एक और ये एक, तो दो तो रहेगा ही रहेगा आपके एकेडमिक में, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट जो आ जाता है भाई आपका हॉबी क्या है। अब यहाँ पे हॉबी पर भी हमने काफी चर्चा कर चुके हैं, पहले की वीडियो में हमने बता चुका हूं कि मल्टीपल हॉबी डालने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल हॉबी बोलने की जरूरत नहीं है। एक हॉबी, और उस हॉबी को तैयार करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग क्रिकेट में चले जा रहे हैं, कुकिंग में चले जा रहे हैं, ठीक है। तो कुकिंग में जा रहे हैं तो अब वहां पे कुकिंग जा करके और दाल चावल सब्जी बनाते हैं, ये हॉबी नहीं है। कुछ अलग तरीके का दाल बनाते हैं, वो हॉबी है। कुछ अलग तरीके का चावल बनाते हैं, वो हॉबी है। कुछ अलग तरीके के आटे का आइटम बनाते हैं, वो हॉबी है, ठीक है।
जो रेगुलर में जो ड्यूटी के रूप में जो काम नहीं करते हैं। अब किसी कोई टीचर मान लीजिए स्कूल अपने घर साइकिल से जाता है, तो वो साइकिलिंग हॉबी नहीं बना, वो तो प्रोफेशन का, वो तो कंपल्सन है आप जाने का। लेकिन आप मोटरसाइकिल से जाते हैं, आप गाड़ी से जाते हैं और तब टाइम मिलता है तो आप साइकिल चलाते हैं, ये हॉबी है। क्लियर है? बुक रीडिंग भी बहुत अच्छा हॉबी है, गाना सुनना भी बहुत अच्छा हॉबी है, और वो एक पेज में स्पोर्ट्स में कई सारे हॉबी होते हैं, गार्डनिंग हॉबी है। तो वो एक पेज का एक फ्लो चार्ट बना करके गूगल इमेज जैसा बनता है उस तरीके से बीच में टेबल टेनिस लिखा और उसके जितने फैक्ट्स हैं एक ही पेज में इकट्ठा कर लिया, तो ये हॉबी वाला पोर्शन आपका हो जाता है। ठीक है? और उसके बाद आता है फिर यहां पर कि भाई आपका पोस्ट प्रेफरेंस, पोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है? और यहां पे मैं ये बता दूं आपको कि ये अब हम आस्था इसके जो व्हाट्सएप ग्रुप है इंटरव्यू का, अब उसमें ये अब 1-2 दिन के अंदर ही दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसका प्रायोरिटी, जो ऑलरेडी वर्किंग बिहार में जो बीएएस वाले हैं, हर पोस्ट से रिलेटेड काफी लोग हैं, उनका जो उनसे लिखवा करके प्रायोरिटी और उसको ग्रुप में डलवा दूंगा, और फिर उस पर क्लास भी हो जाएगा कि आपको क्यों। मेरा अपना परसेप्शन ये है कि भाई पीसीएस का जो प्रायोरिटी भरा जाता, प्रायोरिटी पोस्ट प्रायोरिटी है उसके 2 पार्ट हैं। एक है पे स्केल के अनुसार, ठीक है, इस 9 पे स्केल 9 से लेकर के 9, 8, 7 इस तरीके से। और दूसरा होता है कि भाई पे स्केल जैसे नीचे है, 7th लेवल पर है, लेकिन पता चला कि वो पब्लिक इंटरेक्शन उसमें ज्यादा है, वीडियो का, सीओ का, उसमें पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। तो अब आपको अपने पसंद के अनुसार ये चुनना है। एक तीसरा कैटेगरी भी है जिनको कि आईएएस की, फर्दर आईएएस की तैयारी पे जाना है, तो आईएएस की तैयारी के लिए जाना है तो वो ये सोचते हैं कि मैं कोई साइड पोस्ट ले लूं, ऑफिशियल पोस्ट ले लूं, जहां पर बहुत ज्यादा पब्लिक इंटरेक्शन ना हो, वर्कलोड भी बहुत ज्यादा ना हो, जिससे मुझे आईएएस की तैयारी करने का मौका मिल जाए। तो ये तो कुछ कम ही लोग होते हैं, लेकिन अदरवाइज ये 2 कैटेगरी के लोग हैं जो कि पे स्केल के अनुसार डिस्ट्रिक्ट का पोस्टिंग होता है और उसके बाद पब्लिक इंटरेक्शन के अनुसार। तो दोनों के अनुसार प्रायोरिटी, जो पोस्ट प्रायोरिटी क्या होगा, वो मैं उसका लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, और प्लस उस पर एक क्लास भी हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग पोस्ट प्रायोरिटी में आप अपने स्तर पर भी एक खोज खबर करिए, और उसके बाद ही, नहीं तो कई बार आप पता चला कि नीचे का पोस्ट ज़्यादा वाइब्रेंट पोस्ट था, आपने उसको नहीं भरा और ऊपर का भर दिया, और उसमें ऑफिस में, उसमें घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने के अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है? जबकि आप एलिजिबल थे उस वाइब्रेंट पोस्ट के लिए। ठीक है? पोस्ट प्रायोरिटी में गलती के कारण वो चीज आपके हाथ से निकल गया। ठीक है? तो एक ये वाला पोस्ट प्रायोरिटी वाला है, और फिर एक आ जाता है जो नेशनल इश्यूज, करंट अफेयर्स का जो मैटर आता है, करंट अफेयर्स। और इस करंट अफेयर्स में 3 बातें, 3 टॉपिक तो होते ही हैं। एक होता है इंटरनेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, दूसरा हो गया नेशनल, और तीसरा हो गया बिहार इश्यूज। ये 3 इश्यूज हैं। आप ध्यान रखिए, बीपीएससी में आपके जिला पर, आपके पर्सनल जो आइडेंटिटी है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मैंने कई लोगों का मॉक पटना में देखा जिसमें लोग सब नाम से लेकर के कई तरह के पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में पर्सनल और डिस्ट्रिक्ट वगैरह पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपका जो मेन फोकस एरिया, इतना ही फोकस एरिया है, एकेडमिक बैकग्राउंड का है, उसके अलावा जाएंगे तो हॉबी पे है, और उसके अलावा जाएंगे तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन टाइप के जो होते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो उसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में इस तरह के नॉलेज को कैसे बोर्ड के सामने जाके एक्सप्रेस करना है, कैसे व्यक्त करना है। ठीक है? और दूसरा इसका नॉलेज। तो नॉलेज में हमेशा ध्यान रखिए, बीपीएससी में जो नॉलेज होता है वो फैक्चुअल क्वेश्चन वहां पे ज्यादा होते हैं। क्विक फायर मोड में इंटरव्यू बीपीएससी का चलता है। कई बार तो यूपीएससी के बारे में भी इस बार सुनने को मिला कि कई क्विक फायर मोड में उन्होंने क्वेश्चन आंसर लिया। अब के टाइम पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको रसिया, यूक्रेन और भारत का स्टैंड इससे क्वेश्चन पूछ करके और 2 कप चाय खत्म पी जाए वो, और आप बोलते रहें। इतने देर का बीपीएससी के पास टाइम नहीं है आपका इंटरव्यू लेने के लिए। और उस पोस्ट की प्रायोरिटी भी, पोस्ट की जरूरत भी ऐसी नहीं है कि इतना एनालिटिकल अधिकारी हमारे पास आए, क्योंकि आपका जो पोस्ट है वो प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के लिए है, वो स्कीम इंप्लीमेंटेशन का पोस्ट है, वो स्कीम और प्रोग्राम बनाने का पोस्ट नहीं है। ठीक है? तो इसलिए बीपीएससी का जो भी हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में, चाहे आपके पास जो ऑफलाइन में जो लोग रहे, उनको जो हार्ड कॉपी मिला हुआ है, पिछले सालों में जो बीपीएससी में इंटरव्यू दिए हुए लोग हैं, उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जो कलेक्शन आपको मिला हुआ है,
उस कलेक्शन में आप खुद जाके देखिए कि 17-18 मिनट के मॉक इंटरव्यू में, 17-18 मिनट के बीपीएससी के इंटरव्यू में 25 क्वेश्चन तक वो पूछ देते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, क्विक फायर मोड में होगा। और इसके लिए आपको ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को, पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को, ऑप्शनल में एक फैक्चुअल प्लस जरूर ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स में भी जो मोस्टली जो टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स के जो फैक्चुअल पार्ट हैं प्लस उसका 2-1 लाइन में एनालिटिकल पक्ष को, जैसे सिंपल सा पूछेंगे, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व में किन किन देशों की यात्रा पे गए थे, ठीक है, जहां गए थे वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम बताइए। तो एक क्वेश्चन हो गया किस किस देश में गए थे, और दूसरा हो गया उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उनका नाम। तो ये बिल्कुल, अब वहां से ये वो बहुत ही सेकंड, अब थर्ड लेवल का क्वेश्चन एक हो गया, तीसरे लेवल का कि उतना टाइम अगर उनके पास हो, इंटरेस्ट हो तब, ठीक है, वो आपसे पूछेंगे कि इस यात्रा का क्या उपलब्धि रही, जर्मनी के साथ क्या किया गया, या बाकी अन्य फ्रांस के साथ क्या किस तरह का हुआ, ये नॉर्डिक देश कौन से हैं। तो इस तरह की बातें अलग हो जाता है। तो आपको इसका फैक्चुअल एक पार्ट को जरूर पेज पर लिख करके सब याद रखने चाहिए, बोलने में काम आएगा। एनालिटिकल तो आप बोल ही जाएंगे। क्लियर है? तो ये यहाँ पर एक पार्ट है जो आपका फोकस एरिया, जो अपने यहाँ से आस्था से नहीं जुड़े हुए रहे हैं लोग, तो ये हम लोग मॉक इंटरव्यू में आपसे इन मुद्दों पर पूछ देते हैं, आप बताते हैं, और उस बताने के अनुसार हम लोग आपका पूरे 15-20 मिनट का 20 मिनट एक मॉक डिजाइन करते हैं। 3 लोग 4 लोग बैठ करके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, और उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपका अभी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, बोलने का तरीका क्या है, बिहेवियरल पार्ट क्या है, आने जाने का तरीका क्या है, आपका ड्रेस कैसा है। ये सारी चीजों की जांच मॉक इंटरव्यू में हो जाती है। अब यहाँ पे 2 बात है कि एक आस्था की तरफ से कई सारे फोन आ रहे हैं कि लोग ये 8 मई, आज ये 8 मई के चक्कर में बहुत सारे लोग दिल्ली से जो बीपीएससी 66 इंटरव्यू वाले थे वो यहाँ से जा चुके हैं, बिहार चले गए हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर पटना में या जहाँ भी आप हैं, अगर चूंकि सारा नोट्स बुक्स वगैरह सब कुछ आपका दिल्ली में है, अगर दिल्ली में आप रहते हैं तो, या जहाँ से जो बेस आपका है, जहाँ से रह के आपने तैयारी किया है, अब अगर आपका इंटरव्यू 22 जून तक इंटरव्यू चल रहा है, आपका 1 महीने बाद इंटरव्यू अगर है, तो पटना में रह करके कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगा, कई बुक की जरूरत पड़ेगी और वो बुक वहाँ नहीं मिलेगा। तो 1 महीने का टाइम है इंटरव्यू में, 1 दिन पहले इंटरव्यू जाके अगले दिन इंटरव्यू दे करके लौट आना होता है। तो उस 2 दिन के लिए वहाँ पे 28 दिन रहने की जरूरत नहीं है, आप अपने बेस पर लौट जाइए। आप जहां भी रहते हैं देश के विभिन्न भागों में, जहां भी बिहार से आप रहते हैं और बीपीएससी का 66 का इंटरव्यू दे रहे हैं, आप बहुत लंबा वहां मत रहिए। हाँ, जिनका 18 तारीख को है या 19-20 तारीख के आसपास है, वो वहां पे रह सकते हैं, अगर रहने की व्यवस्था सब ठीक ठाक है तो, कूल व्यवस्था है तो, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूटी, प्रिपरेशन की कंटिन्यूटी प्लस मेंटल पीस, ये दोनों बहुत जरूरी है इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो ये 8 महीने निश्चित रूप से डिस्टर्ब किया आपको, बड़े पैमाने पे बहुत सारे लोग वहाँ चले गए हैं। तो अब मांग हो, कई लोगों का ये आया कि भाई जो इंटरव्यू है वो मॉक इंटरव्यू है वो पटना में भी। अब हमारी देखो आस्था इसकी मजबूरी ये है कि हम लोग यहाँ पे सारा जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, प्लस पैनल के सारे लोग हैं, प्लस जो एम्बियंस जहाँ पे बैठ के आप मॉक देते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं हमारी दिल्ली में है, ठीक है, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए है। पटना में हमारे पास उस तरह की व्यवस्था नहीं है, जो उसको कहा जाए बहुत स्टैंडर्ड अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये मुश्किल है पटना में मॉक इंटरव्यू करा पाना। हाँ, पटना में हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट जरूर कर सकते हैं पर्सनल किसी इशू पे। कल 10 और 11 तारीख को मैं पटना में रहूंगा, 10 मई और 11 मई को मैं पटना में रहूंगा। ये मान के मैं पटना आ रहा था कि 8 मई को पीटी हो जाएगा, तो उसके बाद, लेकिन अब तो एग्जाम ही कैंसिल हो गया। फिर भी मैं 8 और ये जो 10 और 11 मई को पटना में रहेंगे, तो हम लोग, आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स अगर लगता है आपके पास है, तो आप जरूर पटना आ जाइए। पटना में वहाँ क्लासरूम में आ जाइए, या जहाँ भी मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज जरूर जाएगा कि कहाँ पे हम इंटरेक्ट करेंगे। वैसे भिखना पहाड़ी में एक खुदाबख्श खान लाइब्रेरी का भी एक एड्रेस आ जाता है गूगल में, वो चूंकि चेंज नहीं हो पाया अभी। भिखना पहाड़ी में जो पुलिस चौकी है उसी के पास में आस्था का अपना एक ठीक क्लासरूम है, ठीक है, प्लस ऑफिस है। तो वहाँ पे आप आ जाइए, जो भी पर्सनली इंटरेक्ट करना चाहते हैं अपना, हम लोग एक ओवरऑल भी एक सामने सामने बैठ के एक बार एक दूसरे की समस्याओं को देख लेंगे। लेकिन मॉक इंटरव्यू, ठीक है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा पटना में, क्योंकि ना तो हमारे पास उस तरह का पैनल वहाँ पे है, ना तो उस तरह का हमारे पास रिकॉर्डिंग वगैरह का सारा सिस्टम है। तो मॉक इंटरव्यू तो दिल्ली में ऑफलाइन, और फिर जहाँ आप हैं वहीं से ऑनलाइन, ये 2 मोड में मॉक इंटरव्यू हम लोग चलाएंगे। अदरवाइज कोई नई अगर बात होती है तो फिर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वहाँ पे बताएंगे। जो मोबाइल नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट करेंगे
इस सारी में जो इंटरव्यू कल 10 और 11 के लिए, तो उसका नंबर नोट कर लीजिए एक बार, 95404460 ये नंबर है। और एक और पटना का नंबर है, पटना का एक नंबर मैं और दे रहा हूं, उस नंबर को भी नोट कर लीजिए। उस पर भी कल कॉल करके नंबर है 9430 4571 28। इस नंबर पे, ये पटना का नंबर है और ये भी पटना में भी है। तो दोनों नंबर पे कॉल करके आप जो भी कल का, तो कल वैसे 10 से 11 को पटना में रहेंगे, जो कुछ भी आस्था स्कार्फ सेंटर पटना में भिखना पहाड़ी के पास है, वहाँ पे पुलिस बीट के बगल में, तो वहाँ पे पर्सनली हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। इनसे आप सिचुएशन जान सकते हैं कि कौन कौन लोग वहाँ पे रहेंगे, कैसे रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप तैयारी करिए अब इंटेंसिटी के साथ। 67th के दुख दर्द को भूल जाइए, जो कल पीटी का एग्जाम आपने दिया और उसमें वो एग्जाम कैंसिल हो गया, उसको भूल जाइए। अब एकदम बिल्कुल क्लीन कर दीजिए वो एग्जाम। आप सोच लीजिए कि आपने दिया ही नहीं था। और 66 के इंटरव्यू पर इंटेंसिटी के साथ फोकस करिए। और फिर एक और है कि अगर इंटरव्यू बाद में है, अपने अपने सेंटर पर लौट जाइए। दिल्ली के लोग हैं दिल्ली लौट जाएं, और जो जहाँ का है वहाँ लौट जाएं, और यहाँ पे फिर अपने कंसंट्रेशन के साथ अपनी तैयारी करिए। फिर जब इंटरव्यू होगा तो 1 दिन 2 दिन पहले आप वहाँ पे पटना चले जाइए, जाके इंटरव्यू अच्छे से दे लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।